चैप्टर 50 असफल सुषमा वापस आई। 7 दिन तक अविरल प्रवास करने के पश्चात सुषमा की मंडली पाटलिपुत्र में सुखद पूर्वक पहुंच गई। जब महाबलाधिकृत तथा मंत्रीवर्ग ने इस अचानक आगमन की बात सुनी तब उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सारा कार्य सिद्ध हो गया? क्या हम जो चाहते थे वह हो गया? परंतु रात के दूसरे प्रहर में जब प्रियवर्मा ने सम्राट और मंत्रीवर्ग के समक्ष सारी राम कथा सुनाई तब सभी के चित्त विषादग्रस्त यानी दुखी हो गए। कुछ समय तक मंत्रणा गृह का वातावरण स्तब्ध हो गया। फिर महाबलाधिकृत ने कहा, प्रियवर्मा, तुम्हारी बात से यह ज्ञात होता है कि अपनी गुप्त योजना के विषय में चंद्रगुप्त को जानकारी हो गई है। जी हाँ, अन्यथा मेरे द्वारा भेजे गए दूत नहीं पकड़े जाते, प्रियवर्मा ने कहा। युवराज ने पूछा, क्या तुम्हारी मंडली में ऐसा कोई व्यक्ति था जो गुप्त योजना को जानता था? नहीं, मैं और देवी सुषमा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। देवी सुषमा की विश्वस्त दासी संभवतः जानती थी, परंतु वह अत्यंत विश्वास पात्र है, प्रियवर्मा ने कहा। गंभीर विचार में पड़े हुए सम्राट बोले, अब गुप्त योजना का अंत आ गया है, इसलिए इस विषय में चिंतन करना व्यर्थ है। मेरी दृष्टि में मुख्य बात एक ही है, चंद्रगुप्त की युद्ध तैयारी की सूक्ष्मतम जानकारी हमें करनी चाहिए। प्रियवर्मा बोला, कृपानाथ, इस विषय में मैंने अथक प्रयास किया है। चंद्रगुप्त बड़े प्रमाण में सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। जंगल और निर्जन मैदानों में सैनिक प्रशिक्षण के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लोहितपुर में युद्ध की चर्चा हर बाल गोपाल में ही हो रही है। वहां सैनिकों की भारी हलचल मैंने देखी है। महाबलाधिकृत ने प्रश्न किया, सैन्य बल का अंदाजा ज्ञात हुआ या नहीं? निश्चित अंदाज तो मिलना कठिन है, परंतु पर्वतराज का सैन्य बल 18,000 का था, आज 3 गुना हो गया है। इसके अतिरिक्त पार्वत्य प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों की ओर से भी सैनिक टुकड़ियां आ रही है। प्रियवर्मा ने कहा, युद्ध कब से होगा, क्या यह ज्ञात हुआ है? युवराज ने पूछा। यह जानने का मैंने बहुत प्रयास किया। अन्य स्रोतों से यह जान पाया हूँ कि संभव है कि वे विजयदशमी के दिन युद्ध का ऐलान करें। सभी इस अनुमान पर चिंतन करने लगे। आज की मंत्रणा में महामंत्री श्रेयक भी थे। वे अब तक मौन थे। अब वे मृदु स्वरों में बोले, महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए। महाबलाधिकृत ने तत्काल कहा, महामंत्रीश्वर, मागधी सेना सदा जागृत है। आप देखेंगे कि मागधी सेना के पैरों से पार्वतक की सारी आशाएं और चंद्रगुप्त के सारे स्वर्णिम स्वप्न रौंद दिए जाएंगे। यह मुझे विश्वास है, किंतु जिस सैन्य शक्ति पर महाबलाधिकृत गर्व कर रहे हैं वह सेना आज नगर नारियों के आंगन आंगन में उत्सव मना रही है। गांधार, सिंधु, आनर्त, गुर्जर आदि देशों से भी सचेत रहना है। कलिंग और काशी तत्काल इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। कामरूप की महारानी ने तो चंद्रगुप्त को अपना भाई मान रखा है, और अंग देश हमारे प्रति कितना समर्पित है यह तो ज्ञाती है, महामंत्री ने कहा। घड़ी भर नीरवता छा गई। फिर इस संबंध में कुछ विचार विमर्श हुआ और सभी अपने अपने स्थान की ओर चले गए और दूसरे दिन सेना में भर्ती करने की घोषणा कर दी गई। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि यदि पर्वतक आक्रमण करे तो उसे पाटलिपुत्र की सीमा में युद्ध करने के लिए बाध्य किया जाए। चित्रलेखा को समाचार ज्ञात हो गए। उसे यह भी ज्ञात हो गया कि सुषमा की मंडली लोहितपुर से छिटक कर यहाँ आ गई है। तत्काल चित्रलेखा ने अपने दूत को आचार्य के पास भेजा। चित्रा बोली, देवी, युद्ध शुरू हो उससे पूर्व ही हमें बीच में ही चित्रलेखा ने कहा, कहीं आना जाना नहीं है। आज रात को युवराज आने वाले हैं। संभव है उनके साथ प्रियवर्मा भी आए। तुम उनका स्वागत करने की तैयारी करना। आज मैं उनको समझ लेना चाहती हूँ। देवी चित्रा की ओर देखती रही। रात्रि का प्रथम पहर पूरा हो उससे पूर्व ही युवराज के आगमन का समाचार आ गया। चित्रलेखा ने पूछा, चित्रा कहाँ है? वह मध्य खंड में युवराज का स्वागत कर रही है। मैं भी वहीं जाती हूँ। यह कहकर चित्रलेखा मध्य खंड की ओर गई। खंड में प्रविष्ट होते ही युवराज और दोनों मित्र प्रियवर्मा और श्रीदाम देवी को देखकर अवाक रह गए। अभिवादन का आदान प्रदान होने के पश्चात सभी आसनों पर बैठ गए। बात ही बात में प्रियवर्मा ने कहा, देवी, मैं कुछ विशेष कार्य में उलझा हुआ था, इसलिए आ नहीं सका। मुझे अन्यत्र जाना भी था, उसकी तैयारी में लगा रहा। कहाँ जाने वाले हैं? चित्रलेखा ने पूछा। प्रियवर्मा मौन रहा। युवराज ने कहा, सम्राट के काम के लिए। ओ, तब तो 2-4 दिन में लौट आएंगे। विजयदशमी के दिन मैंने एक भोज योजित किया है, यानी प्लान किया है। आपके साथ आपके मित्र को भी मेरा निमंत्रण है।
युवराज बोला, देवी क्षमा करना, मैं आपके निमंत्रण की रक्षा न कर पाऊंगा। चित्रलेखा ने प्रश्न भरी दृष्टि से युवराज की ओर देखा। युवराज ने कहा, एक गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ है। कोई राजकन्या? नहीं 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 नहीं, मगध को छिन्न भिन्न करने की शत्रु तैयारी कर रहे हैं। मगध के शत्रु? हाँ देवी, वह दूसरा कोई नहीं किंतु चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन? सम्राट का दासी पुत्र, युवराज ने कहा। चित्रलेखा मुक्त भाव से हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, एक दासी पुत्र मगध को छिन्न भिन्न करे? क्या आप मुझसे परिहास कर रहे हैं? देवी, एक बात याद रखें, मैं आपके समक्ष कुछ भी नहीं छुपाता। प्रियवर्मा भी सेनानायक बनकर शिविर में जा रहा है, मुझे भी संभव है जाना पड़े, युवराज ने कहा। मुझे आश्चर्य होता है प्रिय, मगध के सामने सिर ऊंचा करने की शक्ति किसमें है? चित्रलेखा बोली। फिर भी चंद्रगुप्त और उसके साथी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और निकट के भविष्य में ही युद्ध के नगाड़े बजेंगे। चित्रलेखा चिंतित हो गई। युवराज ने कहा, देवी आप चिंता न करें, मागधी सेना शत्रुओं को पीस डालेगी। फिर भी चित्रलेखा मौन रही। युवराज बोला, क्या युद्ध के नाम से ही भय लगने लगा है? युद्ध स्वयं भय का ही पर्यायवाची है। मुझे दूसरा विचार आ रहा है। क्या आप मेरे विचार को मान्य करेंगे? बोलो। संग्राम यदि हो तो क्या आप मुझे दिखाएंगे? युवराज ने हंसते हुए कहा, क्या तुम देख सकोगी? यदि आप साथ रहेंगे तो मेरा वचन है, मैं आपको जरूर साथ ले जाऊंगा। युवराज ने मन ही मन सोचा, चित्रलेखा का मेरे प्रति स्नेह बड़ा है, इसीलिए वह मेरे साथ युद्ध भूमि में जाना चाहती है। मैं धन्य हुई। युद्ध भूमि में आपके वीरत्व के दर्शन होंगे। आपकी तलवार से शत्रुओं के जब धड़ से सिर अलग होंगे तब मुझे कितना आनंद होगा, चित्रलेखा ने कहा। चित्रलेखा के इन भावों को सुनकर प्रियवर्मा ने सोचा, वाह रे नारी, अंदर बाहर विषम ही विषम। प्रियवर्मा को ज्ञात नहीं हो पाया कि चित्रलेखा वास्तव में किसको चाहती है। चित्रलेखा वास्तव में ही गहन है। चैप्टर 51 संग्राम के मार्ग पर। विजयादशमी के दिन विजय प्रस्थान करने की सारी तैयारी चंद्रगुप्त ने कर ली थी। मुख्य सेनाधिपति के रूप में महाराजा पर्वतक का अभिषेक किया गया। भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सैनिकों की टुकड़ियां चतुर और रणकुशल सेनानायकों की देखरेख में समायोजित कर रखा था। दुर्गाष्टमी को आचार्य चाणक्य लोहितपुर में आने वाले थे। उनके स्वागत की अपूर्व तैयारी की गई थी, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन किसी कारणवश आचार्य नहीं आ पाए और वहां पर एक घुड़सवार आचार्य का संदेश लेकर चंद्रगुप्त के पास पहुंचा। उसने घोड़े से उतरकर कहा, आचार्य देव 1 सप्ताह के बाद आएंगे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। फिर सेनाजीत को साथ ले चंद्रगुप्त और पर्वतक मंत्रणागृह में गए। आचार्य देव के कुशल समाचार कहकर सेनाजीत बोला। सेनाजीत जो घुड़सवार दूत बनकर आया था। आचार्य देव ने यह संदेश भेजा है कि विजयदशमी के दिन प्रस्थान प्रारंभ करें और पाटलिपुत्र पर सीधा आक्रमण न कर प्रारंभ में मगध के गांवों को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ो। पाटलिपुत्र में मगध के महाबलाधिकृत ने बचाव की मजबूत व्यवस्था कर रखी है और जब तक मगध की कमान सौरदेव के हाथों में है तब तक पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना लोहे की दीवार से सर टकराना है। अनेक राज्यों ने आचार्य देव की प्रेरणा से सैन्य टुकड़ियों को भेजने का वचन दिया है और वे आपके पास आती रहेंगी। आचार्य देव का यह संदेश सुनकर चंद्रगुप्त विचारमग्न हो गया। पर्वतक हंसते हुए बोला, सौरदेव के व्यक्तित्व से आचार्य देव पराभूत से हो गए हैं। मैंने जो व्यूह रचना की है वही सही है। हमारी सेना पाटलिपुत्र के रणांगण में खड़ी ही होकर ही रहेगी और सौरदेव के गर्व का खंडन करेगी। चंद्रगुप्त बोला, परंतु आचार्य देव के निर्देशानुसार चलना ही श्रेय है। मित्र, जो हमारे रणकुशल सेनानायक हैं उनके विचारों की अवगणना नहीं की जा सकती। हमने अपनी व्यूह रचना भी पूरी कर ली है। 2 दिन बाद सेना को प्रस्थान करने का आदेश भी दे दिया है। हमारे गुप्तचरों के समाचार हैं कि सौरदेव तथा सम्राट अंधेरे में हैं। उनको संभावित आक्रमण की पूरी जानकारी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से पाटलिपुत्र तक मार्ग में कहीं अवरोध जैसी बात ज्ञात नहीं हुई है।
यत्र तत्र छोटे छोटे मोटे संरक्षण स्थल निर्मित किए गए हैं। उनको हमारी वारवाहिनी पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाएगी। पाटलिपुत्र पर आक्रमण के जो संयोग आज उपलब्ध हैं वे आगे मिलने कठिन हैं। युद्ध की दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ यह है कि अभी तक खलिहानों से अनाज राज भंडार तक नहीं पहुंचा है। चंद्रगुप्त को प्रवर्तक के विचारों में वजन लगा, किंतु उसका मन कहने लगा, आचार्य देव बिना विचारे कोई आदेश नहीं देते। वह बोला, मित्र, तुम्हारी योजना के प्रति मेरे मन में कोई शंका नहीं है, परंतु आचार्य श्री के विचारों में जो अकस्मात परिवर्तन हुआ है उसकी पृष्ठभूमि में कोई महत्वपूर्ण हेतु अवश्य होना चाहिए। सेनाजीत बोला, महाराज, आचार्य श्री को यह समाचार प्राप्त हुआ है कि सेनापति सौरदेव हम सबको पाटलिपुत्र के रणांगण में ही फंसाना चाहते हैं। अशक्य सौर की शक्ति नहीं है, वह जानता भी नहीं है कि प्रवर्तक की शक्ति कितनी है। आचार्य श्री ऐसे समाचार सुनकर भयभीत हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, प्रवर्तक ने कहा। इस प्रश्न पर लंबी चर्चा चली। अंत में निर्णय यह हुआ कि इस प्रश्न का समाधान सेना नायकों की सभा में ही करना चाहिए। सेना नायकों की सभा में चर्चा हुई और अंत में प्रवर्तक की योजना को सर्वानुमति मिल गई। जयनाद गूंज उठा और विजयदशमी के प्रातः प्रस्थान करने का विचार दृढ़ हो गया। चंद्रगुप्त को भी इन विचारों में सार लगा। दूसरे दिन सारे समाचार लेकर सेनाजीत आचार्य के पास जाने के लिए प्रस्थित हो गया। इधर पाटलिपुत्र में महाबलाधिकृत सौरदेव ने मजबूत तैयारी कर रखी थी। महाबलाधिकृत को अपने एकांकी पुत्र जय कीर्ति का चंद्रगुप्त के खेमे में चला जाना बहुत ही अखरा। उसे इस समाचार से अत्यंत दुख हुआ, किंतु अब उसे मोड़ने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया। प्रियवर्मा की कुशलता से प्रभावित होकर महाबलाधिकृत ने उस पर भारी जिम्मेवारी डाली थी। उसे कह रखा था, प्रवर्तक की सेना जब मगध में प्रवेश करे तब उसका सामना करते करते पराजित होने का बहाना बनाकर उस सेना को पाटलिपुत्र की सीमा में खींच लाना है। वह महत्वपूर्ण कार्य प्रियवर्मा को सौंपा गया और प्रियवर्मा ने यह कार्य अत्यंत हर्षपूर्वक स्वीकार किया। इन महत्वपूर्ण समाचारों को चित्रलेखा ने युवराज से जान लिया था और उसने तत्काल एक दूत को भेजकर आचार्य को अवगति दे दी थी। इसके अतिरिक्त प्रवर्तक को अन्यान्य राज्यों से सहयोग न मिले, इस विषय में भी महाबलाधिकृत ने सारी व्यवस्था कर ली थी। आचार्य चाणक्य अपनी यात्रा में पूर्ण सफल रहे और नंद राज्य को नष्ट भ्रष्ट करने में जनमानस में परिवर्तन ला दिया था। अभी वे जनकपुर से 20 कोस की दूरी पर स्थित आरामक विहार में अन्यान्य राज्यों के साथ चर्चा के लिए रुक गए थे और विजयदशमी के दिन प्रवर्तक के सेनापतित्व में पाटलिपुत्र को रोंदने के लिए उस ओर विशाल सेना ने कूच कर दिया। रणभेरियां और रणवाद्यों ने गगन गुंजा उठा। बहन का वियोग। देवी सुनंदा मगध सम्राट धनानंद की राजनर्तकी थी। वह संगीत, नृत्य और कला की उपासिका थी। इस उपासना की सघनता ने उसके जीवन में